Hello जी, क्या हाल है? Hope all of you well. So guys, this video is about binomial expansion and this is the first video that we're going to do for binomial expansion. So let's just start with the topic. तो guys देखो binomial expansion में the first thing that we need to look at is कि हमारे पास binomial expansion में हो क्या रहा होता है। तो देखो जी, आपके पास जब कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का वर्ड आता है ना, तो बाइनोमियल जो वर्ड है ना इसमें, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स बिकॉज बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। ठीक है जी। तो गाइज without any further delay, let's just start with this topic. But before starting, let's just look at a few things that we need to know. तो देखो जी, जब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का ब्रैकेट होता था तो वो कैसे एक्सपैंड होता था? इट यूज टू बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, and when we had a minus b whole square, so it used to be what? It used to be a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और बेटा याद रखनी है कि आपके पास एक रूल ऑफ इंडाइसिस याद रखना है। रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बेटा? कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह का a टू द पावर ऑफ m होता था और होल पावर में n होता था, तो इफ आई रिमूव द ब्रैकेट सो इट यूज टू बी व्हाट? द पावर्स यूज टू मल्टीप्लाई। ठीक है जी, a टू द पावर ऑफ m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ना आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। तो देखो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ब्रैकेट होता a प्लस बी टू द पावर ऑफ 1, तो उसको अगर एक्सपांड करना होता तो इट वुड जस्ट हैव बीन व्हाट? a प्लस बी। लेट्स सपोज अब मेरे पास अगर ब्रैकेट होता a प्लस बी होल पावर ऑफ 2, सो इट वुड हैव बीन व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह की कोई चीज़ बन जाती। बेटा जी लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ब्रैकेट होता a प्लस बी होल पावर ऑफ क्यूब, तो आप इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं? इसको एक्सपैंड करने के लिए भी आप डायरेक्टली ये करते कि आप पहले इसकी पावर्स को इस तरह से ब्रेक करते कि a प्लस बी होल पावर ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी होल पावर ऑफ 1। अब आप देखो इसको बेटा एक्सपैंड कर लेते और फिर इसको, तो एक्सपेंशन बड़ी इजी सी थी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते। तो अगर बेटा मैं इसको सिर्फ एक्सपैंड करने जाता तो इट वुड हैव बिकम व्हाट? इट वुड हैव बीन a स्क्वायर plus 2ab plus b square into a plus b. Now it would have been what? A square multiplied by a, so it would have been a cube. फिर a square multiplied by b, so it would have been what? It would have been a square b. Then this would have been multiplied with 2ab plus will be multiplied with a, so it is going to be 2a square b. फिर अगर 2ab को बेटा मल्टीप्लाई करता b से, so it would have been 2ab square. अब नाउ द लास्ट टर्म व्हाट? ए बी स्क्वायर, बी ए से मल्टीप्लाई होता तो इट वुड हैव बीन ए इंटू बी स्क्वायर, देन ए इंटू ए बी स्क्वायर इंटू बी, तो इट वुड हैव बीन बी क्यूब। तो इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहता, सो इट वुड बिकम व्हाट? ए क्यूब प्लस थ्री थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आपके पास इस तरह की कोई चीज़ बन जाती, ए प्लस बी होल पावर ऑफ 3 की एक्सपेंशन। बट लेट्स सपोज अगर मेरे पास गिवन होता बेटा a प्लस बी होल पावर ऑफ 7, ऑलराइट नॉट 7, लेट्स सपोज 14 गिवन होता। तो नाउ टू एक्सपैंड दिस आई वुड हैव फर्दर ब्रेकिंग डाउन द पावर्स इनटू a प्लस बी होल पावर ऑफ 7 इनटू a प्लस बी होल पावर ऑफ 7। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास ये ब्रेक हो जाता, बट नाउ to expand these powers of 7 we'll have to break it down further. So now this would become way too hectic for us, मतलब ये हमारे पास यहाँ पर मतलब मुसीबत हो जाती बेटा इसको करना। तो now to understand this we just need to know that over here simple expansion आपके पास बेटा यहाँ पर क्या हो रही है? simple expansion आपके पास यहाँ पे फेल हो रही है। सही है। जब आपके पास simple expansion बेटा फेल होती है तो आपने क्यों फेल होती है? क्योंकि बेटा पावर आर टू लार्ज, मतलब जब आपके पास पावर्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो you need to understand that the simple expansion is going to fail. When simple expansion fails because powers are too large, so that is where the binomial expansion comes into existence. कि यहाँ पे क्या होता है? binomial expansions आपके पास जब ही existence में आती हैं। अच्छा जी, अब how are we going to use binomial expansions? Let's just look at that. तो देखो जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हुए किसी भी दो टर्म्स के होल पावर ब्रैकेट को अगर आपने एक्सपैंड करना है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास किस केस में लगती है? बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली आपके पास जब लगती है जब आपको किसी भी दो टर्म्स के ब्रैकेट को, होल पावर के ब्रैकेट को एक्सपैंड करना हो। सही है जी।
तो आपको बायनोमियल एक्सपेंशन बेटा कब यूज़ होगी? बायनोमियल एक्सपेंशन सिर्फ जब होती जब हमारे पास इस तरह का कोई दो टर्म्स का ब्रैकेट होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला बायनोमियल का मतलब क्या है, बायनोमियल का मतलब है टू टर्म्स विद द होल पावर ऑफ n का ब्रैकेट है, तो हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन इसको एक्सपैंड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है जी। अब कैसे यूज़ हो रहा होता है बेटा? बायनोमियल एक्सपेंशन ना हमें एक फॉर्मूला देता है कि अगर आपको a प्लस बी होल पावर ऑफ n को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बना दिया बायनोमियल एक्सपेंशन ने, और वो क्या है कि एन सी आर इंटू ए इंटू एन माइनस आर इंटू बी आर। ठीक है, ये उसका एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आके समझते हैं बेटा कि एक n क्या है, ये r क्या है, ये a क्या है, ये n माइनस r क्या है और ये b r क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास जो n होता है ना वो क्या होता है? पावर ऑफ द ब्रैकेट होता है। ठीक है जी, n क्या चीज़ होती है बेटा? n आपके पास पावर ऑफ द ब्रैकेट होगा। अब n जो है हमारे पास बेटा वो पावर ऑफ द ब्रैकेट के बाद हमारे पास n की कंडीशन है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब ग्रेटर देन 2 भी होगा तो ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो कि बेसिकली आपके पास 2 से बड़ा है। सही है। अब 2 से बड़ा क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि आपके पास n की पावर 1 पर सिंपल एक्सपेंशन लग रही थी और n की पावर 2 पर तो आपके पास सिंपल एक्सपेंशन लग रही थी। और जैसे कि आपके पास n की पावर 1 को तो एक्सपांड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हाँ, लेकिन अगर n की पावर 2 होती तो वहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही होती और उसको मैं सिंपल एक्सपेंशन का केस बोल रहा होता हूँ। ठीक है जी। अब ये आपने n के बेटा डिफाइन कर लिया कि n क्या चीज़ होती है। लेट्स कम ऑन टू r। अब r क्या होता है बेटा? r होता है प्लेस वैल्यू ऑफ द टर्म। क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ द टर्म। तो देखो बेटा अब ना जब भी आप इसको एक्सपैंड करने जाते हो तो r जो है वो ना कोई प्लेस वैल्यू होता है, मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि किसी टर्म की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो आपके पास r की जो वैल्यू होती है ना वो बेटा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से लेकर आपके पास वो बेटा जा रही फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और वो कहाँ तक जा रही होती है? वो उस प्लेस तक जाना होता है जहाँ पर आपका n होता है। तो बेसिकली जब कभी भी आपके पास यहाँ पे a प्लस बी होल पावर ऑफ n होगा तो आपके पास n तो कोई ना कोई बेटा 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब 2 से बड़ा पॉजिटिव नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है आपके पास कि r क्या चीज़ है? r है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि एक टर्म का पोजिशन क्या है। तो बेटा टर्म का पोजिशन क्या होता है? फर्स्ट प्लेस होता है, सेकेंड प्लेस होता है, थर्ड प्लेस होता है, एंड देन वी मूव ऑन टिल द n, क्योंकि n के आगे उसका कोई प्लेस वैल्यू होना बनता नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पर ये जो 0 है ना, 0 इज द फर्स्ट प्लेस बेटा, दिस 1 इज द सेकेंड प्लेस बेटा, दिस 2 इज द थर्ड प्लेस, एंड दिस 3 इज द फोर्थ प्लेस, और इस तक आप जाते जाते बेसिकली nth प्लेस पर आ जाते हो। तो बेटा आपको याद रहे कि आपका r कहाँ से शुरू होता है? आपका r इज सपोज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, because 0 is going to be the first place, 1 is going to be the second place, 2 is going to be the third place, 3 is going to be the fourth place, and n पर जाके ही रुक जाता है। n से बड़ा कभी भी r नहीं हो सकता। तो इसीलिए r का हम एक हमेशा बेटा रेंज बना लेते हैं, और वो क्या रेंज होता है कि r के लिए पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती हैं वो बेसिकली 0 से शुरू होती हैं और बेसिकली n पर जाके ख़त्म हो रही होती हैं। अच्छा, याद रहे बेटा कि 0 जो है ना वो हमेशा फर्स्ट प्लेस होता है। दिस इज लाइक वेरी अनयूजुअल, क्योंकि हम लेट्स सपोज अगर किसी को लेट्स सपोज स्टूडेंट्स की लाइन बनाते हैं, जो भी पहला स्टूडेंट होता है उस लाइन में उसको हम 1 बोलते हैं कि भाई तुम्हारी प्लेस वैल्यू 1 है। प्लेस वैल्यू मतलब कि कौन सी जगह पे तुम खड़े हो वो 1 है। लेट्स सपोज बेटा 10 लोग रेस भाग रहे हैं तो पहला फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। बट व्हेन इट कम्स टू बायनोमियल एक्सपेंशन ना, द फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द टर्म इज गोइंग टू बी ऑलवेज 0। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और बेटा जो मैं आपसे यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सही है जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं टी विद सबस्क्रिप्ट n। ये जो सबस्क्रिप्ट है n, ये टी एन नहीं लिखा हुआ साथ साथ, ये टी और इसके साथ एक छोटा n लिखा हुआ है, दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट, दैट इज लाइक कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। तो आप इसको बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं बेटा, आपके पास n प्लस 1 होती हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, तो दे आर गोइंग टू बी n प्लस 1। अच्छा, अब देखो इसकी ना एक लॉजिक है बेटा, वो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि क्यों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n प्लस 1 होती हैं। और इसकी लॉजिक को समझने के लिए ना हम एक काम ये करते हैं बेटा कि लेट्स सपोज कि a प्लस बी होल पावर ऑफ 1 को देखो बेटा, अगर आपने उसको एक्सपैंड किया तो a प्लस बी आया। अब देखो पावर कितनी थी बेटा, पावर थी 1, तो लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं।
ठीक है। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास अगर होता a प्लस बी होल पावर ऑफ 2, तो बेटा इसमें क्या होता, इसमें मेरे पास होता ए स्क्वायर प्लस इसकी एक्सपेंशन क्या बनती, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 3। तो इसीलिए आपके पास जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो हमेशा n+1 होती है, कि जो भी पावर है उसमें एक 1 ऐड कर दो। इसका एक रीज़न है बेटा, इसका रीज़न ये है कि जब भी कभी आपके पास देखो जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है, जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है बेटा, उसमें अगर आपके पास कभी भी वो कहाँ से शुरू होती है, वो हमेशा हमेशा आपके पास 0 से शुरू होती है, और 0 से लेके बेटा कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। तो जब पहली प्लेस वैल्यू 0 होती है और n तक जाते हैं तो इसलिए आपके पास एक एडिशनल टर्म भी ऐड हो जाता है, क्योंकि 1 से लेके n तक तो n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, लेकिन वो जो 0 का फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाला टर्म है जो कि बेसिकली जिसका 0 था r, वो भी तो इंक्लूडेड है ना, तो इसीलिए वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n+1 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आपके पास इस तरह का कोई ब्रैकेट है a प्लस बी होल पावर ऑफ 15, तो अब जो इसका r होगा ना बेटा वो कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। r इसके लिए पॉसिबल क्या क्या होंगे, इसके पॉसिबल r मेरे पास होंगे 0 से लेके बेसिकली कहाँ तक जा रहे होंगे, 15 तक जा रहे होंगे। तो 1 से लेके 15 तक तो बेटा बनती 15 टर्म्स, लेकिन वो जो 0 जो कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाली टर्म है, क्योंकि उसका r हमेशा 0 होता है फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाली टर्म का, तो इट विल जस्ट मेक द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस केस to be n+1, which means that it is going to be 15+1, that means 16 terms आपके पास इसकी expansion में बन जाएंगी। ठीक है जी। So that is the logic behind the total number of terms being n+1। क्या लॉजिक है बेटा कि आपका r 0 से शुरू होता है और फिर n तक जाता है। 1 से लेके n तक तो n नंबर ऑफ टर्म्स होती टोटल, लेकिन वो जो 0 एक एडिशनली फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाला टर्म है उसकी वजह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा बेटा n+1 हो जाएगी। ठीक है जी। So guys, let's just look at how are we going to use this formula। तो देखो ये तो एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें बेसिकली मेरे पास n की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बट r की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि r जो है वो 0 से लेके n तक हो सकता है। तो बेटा अगर आपको पहली टर्म निकालनी होती है तो पहली टर्म कैसे आती है, इट इज गोइंग टू बी n, जो भी वैल्यू है उसका r कितना होता है बेटा, पहली टर्म का 0 होता, a इंटू एन की -0 इंटू बी की वैल्यू 0। फिर बेटा सेकंड टर्म निकालनी होती है अगर सेकंड प्लेस वैल्यू वाली, तो उसमें r1 हो जाता, और बेसिकली आपके पास a क्या हो जाता, a आपके पास जो है वो फर्स्ट ये वाला a रहता, और n की पावर n-1 b1 हो जाता। फिर क्या होता बेटा, nc2 होता इंटू a इंटू n-2 इंटू b2 हो जाता। अच्छा, फिर ये जो चीज़ है मेरे पास ये चलती रहती कहाँ तक बेटा, फिर ये nc3 आता मेरे पास इंटू a n-3 होता, क्योंकि r फिर 3 हो जाता इंटू b की वैल्यू 3 हो जाता। फिर बेटा nc4 होता इंटू a n-4 इंटू b 4 हो जाता। अच्छा, अब ये बेसिकली कहाँ तक चलता रहेगा, दिस विल मूव ऑन टू ncn, क्योंकि बेटा जो आखिरी r होता है वो n होता है, वो n के बराबर होता है, तो इट विल स्टॉप एट ncn इंटू a n-n इंटू b की पावर ऑफ n। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जाकर रुक रहा होता। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस formula to expand any term, any two terms with a whole power of n। सही है जी। तो इस n क्या था बेटा, n था आपके पास जो भी पावर है, बट r क्या है बेटा, इसमें r आपके पास प्लेस वैल्यू है। तो हर टर्म को निकालने के लिए आपके पास उसकी प्लेस वैल्यू r की जगह पर आएगी, और आप इस तरह से डिफरेंट टर्म्स निकालते रहोगे, और आखिरी टर्म हमेशा आपके पास बेटा क्या होती है, जिसका r n के बराबर होता है, क्योंकि r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n। ठीक है जी। तो आपको ये बातें याद रखनी है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट गेट ऑन टू अ क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट ब्रैकेट्स आते हैं और उनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं। याद रहे n जो है बेटा आपके पास वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए विच शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तक तो हम निकाल चुके हैं ना, 2 की तो 1 की तो सिंपल एक्सपेंशन है, 2 की भी आइडेंटिटी लगा के अब एक्सपैंड कर लोगे। ठीक है जी। Alright जी, let's start with an example question। Let's suppose मेरे पास given है एक question that I have to expand 1 plus x whole power of 5। ठीक है जी, मुझे बेटा इसको expand करना है। तो देखो जी, दो टर्म्स हैं बेटा, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंटीजर है 5 जिसकी पावर लगी हुई है, and I have to expand this। Again, I cannot use an identity, neither I can like break down the powers, it's going to be very hectic। बट इस सवाल को एक्सपैंड करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं इसके बेटा रिलेटेड स्टेट कर दूं। देखो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, n+1 होंगी, क्योंकि बेटा r 0 से शुरू होता है और n तक जाता है। ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5+1 दैट मीन्स 6। और बेटा जो r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो पहली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी,
फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी और फिर आपने रुक जाना होगा। ठीक है जी। अब आपके पास इस तरह से देखो, अगर आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनी है, 6 टर्म्स बन गई, क्योंकि बेटा R0 1 2 3 4 5, अगर देखो R की वैल्यू पहली 1 होती ना, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाते मैथमेटिशियन, तो आपके पास ना 5 नंबर ऑफ टर्म्स ही आती 5 पावर के साथ, लेकिन आपके पास सिंस पहली R की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए आपके पास 6 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे होते हैं। ठीक है। अब आपको देखो बेटा, अगर आपने एक्सपैंड करना है इसको, तो पहले आपने पहली प्लेस वैल्यू वाली टर्म निकालनी है। अगर तो इट इज गोइंग टू बी 5c0 इंटू ए, क्या है बेटा, ए मेरा 1 है और बी मेरा x है, तो 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू एक्स की पावर ऑफ 0। फिर क्या होता है बेटा, 5c1 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर ऑफ 1। फिर क्या होता है बेटा, 5c2 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर ऑफ 2। फिर क्या होता है बेटा, 5c3 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर ऑफ 3। फिर क्या होता है बेटा, 5c4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर ऑफ 4। फिर क्या होता है बेटा, 5c5 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर ऑफ 5। ये आपके पास 5 टर्म्स आपने लगा लिए। अब आपने फॉर्मूला लगाना है। देखो बेटा, आपके पास कैलकुलेटर में ये जो C वाला ऑपरेटर है, दिस मस्ट बी देयर इन योर कैलकुलेटर। ठीक है। अब नाउ यूजिंग दिस कैलकुलेटर, लाइक वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज 5c0 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा अगर मैं 5c0 लगाता हूं, तो कैलकुलेटर मेरा पास आंसर देता है 5c0 का 1। फिर बेटा 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है, और x की पावर 0 भी मेरे पास 1 ही होता है। एंडाइसिस का बेटा लॉ है। फिर 5c1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5c1 की वैल्यू हमारे पास होती है 5। फिर बेटा आपके पास 1 टू द पावर ऑफ 4 क्या हो जाता है, क्योंकि 5 माइनस 1 है, 1 हो जाता है, और x की पावर x हो जाती है। बेटा 5c2 मेरे पास क्या आता है, 5c2 मेरे पास आता है बेटा 10। अच्छा जी। और उसके बाद मेरे पास ये क्या हो जाता है बेटा, 1 टू द पावर ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 1 एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आपके पास क्या होता है बेटा, 5c3 क्या होता है, 5c3 आपके पास आ रहा होता है 10, और इसके बाद आपके पास 1 टू द पावर ऑफ 3 क्या हो जाएगा बेटा, that is going to be 1 and then x to the power of 3 is x cube, then it is 5c4 which is 5 again and 1 to the power of 1 and x to the power of 4 हो जाएगा। फिर आपके पास बेटा ये 5c5 क्या होता है, 5c5 is again 1 and 1 to the power of 0 and then x to the power of 5। तो देखो जी, अब आपने अगर इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो ये सारी चीज़ें 1 बन गई, then it becomes 5x, then it becomes 10x square and then it becomes 10x cube and then it becomes 5x to the power of 4 and then x to the power of 5। तो मेरे पास ये सारी पूरी की पूरी एक्सपेंशन 1 प्लस x to the whole power of 5 की एक्सपेंशन इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है। ठीक है जी। गाइस लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर एग्जांपल बेटा। अब देखो यार, ये चीज़ ना हमारे पास इस चीज़ को लाइक बेसिकली without using binomial expansion, अगर मैं इसको देखने जाता ना बेटा, so it would have been a hassle for me to calculate, but now when I have binomial expansions, that mean any two terms with a whole power of n, that n being a positive integer greater than 2, so I can just apply this formula and find out my expansion like this। अच्छा जी, एक बात देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगी, तो देखो आपके पास 6 टर्म्स आ रही हैं और दैट इज ऑल। ठीक है जी। अब आपने अच्छा इस टर्म की प्लेस वैल्यू बेटा फर्स्ट थी, लेकिन इसका R0 था बेटा। इस टर्म की प्लेस वैल्यू 1 थी, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 2 थी, लेकिन इसका R1 था बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू 3 थी, लेकिन इसका R2 था बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू 4 थी, इसका R3 था बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू 5 थी, बट इसका R4 था। इसकी प्लेस वैल्यू मेरे पास 6 थी, बट इसका R5 था। ठीक है जी। नाउ लेट्स जस्ट गेट ऑन टू व्हाट, लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड दैट इज व्हाट 3x minus 4 to the whole power of 4, राइट। अब यार इसको एक्सपैंड करना है बेटा, तो टू एक्सपैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी गोइंग टू फिगर आउट इज के पहले तो हम सारी थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी इसकी एक्सपेंशन में होंगी, दे आर गोइंग टू बी 4 plus 1, because the formula for the total number of terms is n plus 1, so it is going to be 5, and the r is going to be what, r is going to be, that means the place value for the terms is going to be starting from 0 1 2 3 4 and 5, right। तो ये मेरे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होंगी, एंड दीज आर माई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज देयर। तो यार अब देखो, अगर अब मुझे इसको बेटा सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अब इसको एक्सपैंड करने के लिए मैं इसके फार्मूला लगाना शुरू करूँगा फॉर द वैल्यूज ऑफ आर, द सेम फार्मूला विद डिफरेंट आर्स। सो 4c0 इंटू 3x टू द पावर ऑफ 4 इंटू माइनस 4 टू द पावर ऑफ 0। फिर क्या होगा बेटा, 4c1 होगा इंटू 3x टू द पावर ऑफ
4 minus 1 into minus 4 to the power of 0 1 हो जाएगा. Then it's going to be 4c2 into 3x to the power of 4 minus 2 into minus 4 to the power of 2. फिर 4c3 into minus 3x to the power of 1 into minus 4 to the power of 3. फिर क्या होगा 4c4 into 3x to the power of 0 into minus 4 to the power of 4. Right? So guys, this is what it is going to be जब आप यहाँ पर आओगे and you are going to figure out different values of like different for different r's there are going to be different formulas क्योंकि बस फार्मूला तो एक ही लग रहा होगा बस आपके पास r की different values लग रही होंगी and that is all right. अच्छा जी, अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो है वो अच्छा मैंने एक यहाँ पे छोटा सा बेटा एक घन कर दिया है and that is what कि यहाँ पे ना मैंने r की 5 भी लिख दिया कि 5r इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी 5 टाइम्स और वो 4 पे जाके पूरी हो जाएंगी. ठीक है जी. अच्छा अब आप आ जाओ बेटा, अब आप इनको कैलकुलेटर में डालते हैं तो 4c0 मेरे पास बेटा कितना होता है 4c0 हमारे पास हो जाता है 1 क्योंकि एनीथिंग c0 इज़ 1. फिर 3x टू द पावर ऑफ 4 इज़ गोइंग टू बी 3 के ऊपर पावर ऑफ 4 लगेगा तो इट विल बिकम 81 x की पावर ऑफ 4 एंड माइनस 4 टू द पावर ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 1. फिर 4c1 इज 4 एंड 3x टू द पावर ऑफ क्यूब इज गोइंग टू बी 27x क्यूब इंटू minus 4. Then it is going to be 4c2 is going to be what 4c2 is going to be something हमारे पास 6 हो जाता है बेटा एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 3x होल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर क्योंकि 4 माइनस 2 होता है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 9x स्क्वायर एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी 16. फिर हमारे पास क्या होता है बेटा 4c3 आता है तो बेटा 4c3 में आपके पास क्या हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू बी 4 इंटू 3x की पावर ऑफ 3x हो जाएगा 1 क्योंकि पावर 1 है एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी -4 का क्यूब इज़ -64. अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है बेटा 4c4 इज़ अगेन 1 एंड 3x टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1 एंड -4 का -4 to the power of 4 is going to give us what it is going to be 256 positive 256 बेटा. याद रहे कि अगर किसी नेगेटिव साइन के ऊपर बेटा इवन पावर लगती है तो आंसर इज़ पॉजिटिव बेटा. अगर किसी नेगेटिव साइन के ऊपर बेटा आपके पास कोई ऑड पावर लगती है तो द साइन इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, ये बातें आपने नहीं बोलनी. अच्छा अब आपके पास अब क्या होगा then it is going to be 81x to the power of 4 plus 4 into 4 is what 4 into 27 is 81 I guess so. No, it is not 81, it is going to be 108 into minus 4 है बेटा. तो 108 into minus 4 will become what it is going to be -432. तो -432 x क्यूब आ गया बेटा. फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा 6 into 9 बेटा 54 होता है. 6 into 9 is 54. 54 into 16 is going to be what it is going to be 864. क्या हो जाएगा बेटा it is going to be 864 x square हो जाएगा ये. And then the third one is going to be what 4 multiplied by 3 is going to be 12 and 12 multiplied by -64 is going to be what it is going to be -768x. right, so it is going to be -768x. फिर बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा 1 multiplied by 1 is 1 and 1 multiplied by 256 is going to be 256. तो मेरे पास ये तीन चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी. ठीक है जी. अब आपने देखो बेटा समझना क्या है, समझना आपने ये है कि अगर आपके पास 81 टू द x टू द पावर ऑफ 4 432 x की पावर ऑफ 3 864 x स्क्वायर -768 x एंड प्लस 256 ये मेरी 5 टर्म्स होंगी और बेटा ये 3x -4 टू द पावर 3x -4 टू द पावर ऑफ 4 की एक्सपेंशन मेरे पास इस तरह की एक चीज़ आ रही है. ठीक है जी. अब देखो यार बेटा आपके पास ना एक बात जो मुझे यहाँ पे आपको स्टेट करनी है. देखो बेटा अगर आपके पास एक इस तरह की ब्रैकेट होती है होल पावर जिसके ऊपर लगी हुई होती है जिसमें आपके पास जो है ना वो वेरिएबल सेकंड टर्म में आ रहा होता है. कहाँ पर आ रहा होता है वेरिएबल देखो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टर्म. तो बेटा अगर हमारे पास वेरिएबल कभी भी सेकंड टर्म में आ रहा होगा, अगर मेरे पास वेरिएबल बेटा सेकंड टर्म में आ रहा होगा तो आपने याद रखना है दैट इन एक्सपेंशन के दौरान जो है ना आपके पास जो भी वेरिएबल की पावर्स हैं इन एक्सपेंशन powers of the variable will be in ascending order. सही है, powers of the variable will be in ascending. तो आपके पास जो भी वेरिएबल की पावर्स होंगी ना वो बेसिकली आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होंगी. ठीक है. फिर उसके बाद लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब होता है जब आपके पास वेरिएबल जो है बेटा वो किस में हो, वेरिएबल इज इन
सेकंड टर्म। वेरिएबल आपके पास अगर सेकंड टर्म में है तो एक्सपेंशन में जो भी पावर ऑफ द वेरिएबल होती है ना बेटा, वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स की पावर 4 होगा। हो सकता है कि भाई पहले ही एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स की पावर 4 हो, फिर एक्स की पावर 6 हो। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट हो सकता है, मतलब इट कैन बी डिफरेंट, बट ऑल ऑफ इट विल फॉलो एन असेंडिंग पैटर्न बेटा। लेकिन अगर यही चीज़ मेरे पास इस तरह से होती कि अब लिखा हुआ होता ए एक्स प्लस बी। अब देखो देखने वाली बात क्या है बेटा, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ माई सेकेंड टर्म। अब इस केस में मेरे पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज़ इन फर्स्ट टर्म। वेरिएबल कहाँ पर है बेटा, वेरिएबल मेरे पास फर्स्ट टर्म में है। तो आपने एक बात ये सोचनी है कि जब कभी भी वेरिएबल बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म में होगा तो इसकी एक्सपेंशन में पावर्स ऑफ द वेरिएबल, जब आप इसको एक्सपैंड करने जाओगे एक ऐसे ब्रैकेट को जिसमें वेरिएबल फर्स्ट टर्म में है, तो इन एक्सपेंशन पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आपके पास जो भी पावर ऑफ द वेरिएबल होती है बेटा वो किस में होगी, आपके पास वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही होगी। ठीक है जी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई एक्स की पावर 6 है पहला, फिर एक्स की पावर 4 दूसरा टर्म है, फिर एक्स की पावर 2 तीसरा टर्म है। तो ये देखो एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ बेटा असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा बेटा। लेकिन डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है जी, ये आपके पास डिसेंडिंग का मतलब हो रहा होता है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, टेक्निकली इन चीज़ों को समझना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है सो दैट व्हेन वी आर सॉल्विंग वी नो कि यार हम किस तरफ, मतलब हम सही भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मतलब हमको गलती तो नहीं कर रहे। बिकॉज अगर आपके सेकंड टर्म में तो आपकी जो भी एक्सपेंशन हो रही है उसकी जो भी पावर्स आ रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही होंगी। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म में तो आपके पास जो भी एक्सपेंशन की वेरिएबल की जो भी पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही होगी। ठीक है जी। क्या होता था ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अच्छा यार देखो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने जो है ना आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के जितनी भी सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन के केसेस हैं मैंने उनको बेसिकली 3 पार्ट्स में तोड़ लिया है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 and type 3. So this video is for explanation and type 1. In the next video you are going to be looking at type 2, and then in the third video you are going to be looking at type 3, and then we will be moving on towards the fourth subtopic that is going to be there, which is the specific coefficient. ठीक है, तो यार पहले एक काम करते हैं, इसके टाइप 1 के क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू बी मूविंग अहेड। तो देखो यार टाइप 1 में आपके पास हो क्या रहा है, लेट्स जस्ट लुक एट दिस नाउ। अब देखें आपसे बोला क्या है उन्होंने पहले पार्ट में, बेटा पहले पार्ट में उन्होंने आपको बोला ये फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो बेटा असेंडिंग पावर्स क्यों लिखा है, क्योंकि देखो मेरे पास जो भी वेरिएबल है वो सेकंड टर्म में है, तो मुझे इसको सेकंड टर्म में एक्सपैंड करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, पहले मुझे इनको बेटा एक्सपैंड करने के लिए अपनी इनको दोनों को एक्सपैंड करूँगा मैं। तो एक्सपैंड करने के लिए मुझे पता है यार कि मेरे पास पहली वाली एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितनी है, 6 है। तो मेरे पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर होंगी वो क्या होंगी, अच्छा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या होगी, वो इट इज़ गोइंग टू बी 6 + 1 दैट मीन्स 7। और मेरे पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर होंगी बेटा वो होंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, राइट। तो मेरे पास ये 7 टर्म के लिए आर आ गया। लेकिन बेटा मुझे क्या फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स की प्लेस वैल्यू के साथ फार्मूला बनाऊंगा जिनकी मुझे जो कि मुझे टर्म्स चाहिए। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब ये होगा फर्स्ट टर्म, देखो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म का आर होगा बेटा, ये मेरे पास सेकंड टर्म का आर होगा बेटा, और ये मेरे पास थर्ड टर्म का आर होगा। तो ये 3 डिफरेंट आर हैं बेटा जो कि मेरे पास होंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स ही चाहिए तो मैं सिर्फ यही वाले आर ले रहा हूँ, बाकियों को इग्नोर मार रहा हूँ। ठीक है जी। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। इट इज़ गोइंग टू बी 1 - x to the power of 6। तो बेटा मेरे पास n कितना है, n is 6, so it is going to be 6c0 because my first place का r is 0, and then a is 1, तो it is going to be 6 - 0 n minus r होता है ना, a to the power of n minus r, and then b is what, b is -x to the power of r which is 0 in this case। फिर बेटा 6c1 हो जाएगा क्योंकि मेरा r 1 हो जाएगा और अब मैं सेकंड टर्म ढूंढने निकल जाऊंगा। तो बेटा 1 के ऊपर 6 - 1 ही आएगा अभी भी, एंड -x के ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। फिर बेटा मेरा r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉल्व फॉर द सेकेंड इक्वेशन बेटा, वो सॉरी फॉर द थर्ड प्लेस वैल्यू, थर्ड टर्म, and it is going to be 1 to 6 - 2 into beta -x की value of 2। so now it will become what, it will just become, ये बेटा क्या हो जाएगा, 6c0 1 होता है, और बेटा 1 to the power of 6 भी 1 होता है, एंड -x to the power of 0 भी 1 होता है। 6c1 is what, it is 6, 1 to the power of 5 हो जाएगा, एंड 1 to the power of 5 is also 5 बेसिकली, और -x आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे 6c2 क्या होगा, 6c2 is going to be what, it is 15, 6c2 is 15
into 1 to the power of 4 is 1 and minus x whole power square है, तो it will become x square. So now it is going to be what? It is going to be 1 minus 6x plus 15x square. ठीक है जी, ये मेरे पास पहली 3 टर्म्स आ गई of the first bracket का expansion. But I'm going to be moving ahead now with the second part. In the second part it says what? 1 plus 2x to the power of 6. अब मुझे इसको expand करना है और अगेन मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे इसको एक्सपेंशन में फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए. तो बेटा मेरे पास इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो होती हैं कितनी वैसे? इट इज़ ऑल्सो बिन 6 + 1 तो 7 ही होती. और इनके भी जो आर्स मुझे लेने होते वो क्या क्या होते? 0 1 2 3 4 5 6 इसके पॉसिबल आर्स होते. लेकिन जो हमें जो जिनकी वैल्यू निकालनी है वो 0 1 और 2 है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट प्लेस की निकालनी है, सेकंड की निकालनी है, थर्ड निकालनी है, क्योंकि उन्होंने बोले अब फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स. हमें सबकी एक्सपेंशन की 3 टर्म्स ढूंढनी है, 3 से आगे नहीं ढूंढना बेटा. सो इट विल बिकम वॉट? इट विल बी वॉट? अब आपने लगाना होगा बेटा वापस से फॉर्मूला. सो इट इज़ गोइंग टू बी 6c0. इट इज़ गोइंग टू बी 6c0 इंटू 1 इंटू 6 एंड 2x टू द पावर ऑफ 0. फिर क्या हो जाएगा? 6c1 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2x की पावर ऑफ 1. बेटा ये 5 से कंफ्यूज नहीं होना. बेसिकली 6 माइनस r है, तो 6 माइनस 1, 6 इज माई n इन दिस केस एंड r इज 1. सो 6 माइनस 1 इज 5. देन इट इज़ वॉट? देन इट इज़ गोइंग टू बी 6c2 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2x टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा. फिर क्या करूँगा बेटा? अब ये पूरी चीज़ मेरे पास 1 बन जाएगी. 6c1 इज 6 and 1 to the power of 5 is 1 and 2x is just 2x. 6c2 is what? 6c2 becomes beta 15 and then 15 into 1 into 2x whole square is 4x square. That means this is what? 1 plus 12x plus 60x square हो जाएगा. और बेटा मेरे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी? 1 plus 2x की पावर ऑफ 6 हो गया. तो बेटा ये मेरे पास इसकी एक्सपेंशन ये आ गई. ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स. लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट बेटा. थर्ड पार्ट की वजह से बेटा मैंने इसको, विच इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक्निकली, बेटा इसी वजह से मैंने ना इस क्वेश्चन का नाम टाइप 1 रखा है. देखो बेटा यहाँ पर आपके पास हो क्या रहा है? हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x होल पावर ऑफ 6 लिखा हुआ है. सो लेट्स जस्ट टेक दिस पार्ट टू द नेक्स्ट पेज एंड विल जस्ट सॉल्व इट देयर. आपने पीछे बेटा क्या देखा? इट वाज व्हाट? इट वाज ये वाली जो मेरे पास पहली वाली थी, इसकी एक्सपेंशन क्या बन रही थी बेटा? इट वाज 1 माइनस 6x प्लस 15x. इट वाज व्हाट? इट वाज 1 प्लस 12x प्लस 60x. हाल में आपके पास 1 के क्वेश्चन में. ऑलराइट जी, नाउ आई विल जस्ट बी सॉल्विंग द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वाज सॉल्विंग अर्लियर. तो देखो यार इस सवाल में हमारे पास हो क्या रहा है? इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमारे पास बेसिकली लिखा हुआ क्या है कि हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2x द होल पावर ऑफ 6. बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले ये समझ लो कि आपके पास थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको और आपको याद कराता हूँ बेटा इंडाइसिस. तो इंडाइसिस में आपने एक रूल सीखा था और वो रूल ये था बेटा कि अगर कभी भी आपके पास a इंटू बी होल पावर ऑफ n होता है तो ये जो होल पावर है ये a को भी मिल जाती है बेटा, ये b को भी मिल जाती है. ठीक है, अब आपने यहाँ पे सोचना क्या है कि अगर ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2x होल पावर ऑफ 6 है तो बेटा ये जो मेरे पास इस तरह की एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, इस पे होल पावर पे बेटा 6 है, तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक 1 माइनस एक्स टू द होल पावर ऑफ 6 इंटू 1 प्लस 2x टू द होल पावर ऑफ 6. राइट, अब देखो वो बोल क्या रहा है? अब वो यहाँ तक आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. अब वो बोल ये रहा है कि उसको बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए इसकी एक्सपेंशन में. बेटा ये जो है ना, इसको वो ये बेसिकली क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज लाइक 2 ब्रैकेट्स दैट वी प्रीवियसली सॉल्व. 1 माइनस एक्स टू द होल पावर ऑफ 6 और 1 प्लस 2x टू द होल पावर ऑफ 6. अभी ये पीछे बेटा हम करते हुए आए. अब मुझे जो ना इसकी एक्सपेंशन का एक स्क्वायर चाहिए ना मुझे इसकी एक्सपेंशन का एक स्क्वायर चाहिए, बल्कि मुझे किसकी एक्सपेंशन का चाहिए? मुझे इन दोनों एक्सपेंशंस के प्रोडक्ट जो है उसको मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन कंसिडर किया. किसको कंसिडर किया बेटा? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपेंशंस. सही है, यहाँ पे जो एक्सपेंशन यहाँ पे लगेगी वो कब लगेगी कि ये बेसिकली पूरा एक्सपैंड हो जाए, ये बेसिकली पूरा एक्सपैंड हो जाए, और जब ये इन दोनों की एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उस एक्सपेंशन का मुझे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए. तो बेटा जब कभी भी इस तरह का केस होता है तो हमने उसका नाम बेटा टाइप 1 रखा है. टाइप 1 क्या है बेटा? टाइप 1 एक ऐसी एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन सच दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
टू एक्सपेंशंस। अब यहाँ पर बेटा ये जो एक्सपेंशन जिसका कोफिशिएंट वो ढूंढने का बोल रहे हैं वो इसका ढूंढ रहे हैं कि ये वाला पूरा ब्रैकेट एक्सपैंड हो और ये वाला पूरा ब्रैकेट एक्सपैंड हो, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जो एक्सपेंशन है, इनके एक्सपैंड होने के बाद जब वो मल्टीप्लाई हो तो वो जो एक्सपेंशन है मुझे उसमें बेसिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी। तो यार अगर मेरे पास टाइप 1 की एक्सपेंशन हो कि ऐसी एक्सपेंशन जो कि बेसिकली प्रोडक्ट है दो डिफरेंट एक्सपेंशन की, और उसमें उन्होंने मुझसे एक कोई स्पेसिफिक कोफिशिएंट मांगा हो, तो आपने क्या करना है बेटा, पहले अगर आपसे इस तरह की किसी एक्सपेंशन में एक स्पेसिफिक कोफिशिएंट मांगा हुआ हो तो आपने बेसिकली करना ये है, आपने बेसिकली एक्सपैंड जो दो एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं उसमें से एक्सपैंड बोथ एक्सपेंशंस, सही, एक्सपैंड बोथ एक्सपेंशंस till the term whose coefficient is asked। क्या चीज? whose coefficient is asked। जो भी आपसे कोफिशिएंट जिस भी टर्म का पूछा है तो आप उस टर्म तक पहले उसको एक्सपैंड कर लो। whose coefficient is asked। तो आपके पास ये बेटा पहला स्टेप होगा। क्या पहला स्टेप होगा कि अगर आपने जब कभी भी दो ऐसी एक्सपेंशन में स्पेसिफिक कोफिशिएंट ढूंढना है जो एक्सपेंशन बेसिकली प्रोडक्ट है टू एक्सपेंशन का, तो आपने अगर उसमें स्पेसिफिक कोफिशिएंट ढूंढना है तो आपने क्या करना है बेटा, एक्सपैंड करना है अपनी दोनों एक्सपेंशंस को टिल द टर्म हुज कोफिशिएंट इज आस्क्ड। तो बेटा यहाँ पे किसका चाहिए? एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो आपने इसको और इसको दोनों को बेटा एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड कर लेना है। तो अगर आप इनको दोनों को एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करने आते हो तो स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ पर बेटा इसको एक्सपैंड ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड इट वाज व्हाट 1 माइनस 6x प्लस 15x स्क्वायर। तो पहली वाली बेटा उस टर्म तक हो गई जिस तक का कोफिशिएंट चाहिए, बिल्कुल हो गई। अब मुझे दूसरी वाली ढूंढनी है बेटा, तो दूसरी वाली ढूंढने के लिए आपके पास क्या बना था? स्क्वायर। तो अब बेटा ये एक्स स्क्वायर तक जब एक्सपैंड होती है तो क्या बनता है? 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर। अब बेटा आपने ये कर लिया, देन अच्छा फिर आपने क्या करना है बेटा, जब आप या इस स्टेप तक कर चुके हो कि आपने दोनों को जब एक उस एक्सपेंशन की, देखो मैं कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ जो कि बेसिकली दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक एक्सपेंशन बनेगी। ठीक है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशंस। दो एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट बनती है ये वाली एक्सपेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो दो इसका एक्सपेंशन का इसकी एक्सपेंशन जब मल्टीप्लाई होंगे तो जब मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करा, दोनों को एक्स स्क्वायर तक खोला। अब आप क्या करो बेटा, अब आप ट्राई एंड मेक पेयर्स विच हैव द वेरिएबल whose coefficient is asked। कोफिशिएंट इज आस्क्ड। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने वो वाले पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है जो कि बेसिकली मल्टीप्लाई होके वो वाला कोफिशिएंट बन जाए जो उन्होंने, जिसका बेसिकली नंबर जो है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट आ जाए जो वेरिएबल उन्होंने हमसे पूछा है। सही है, लेट्स रीड इट अगेन। ट्राई एंड मेक पेयर्स विच हैव द वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज आस्क्ड। बेटा यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनते हैं। बेटा अगर ये वाला जो मेरे पास 1 है, अगर जो मेरे पास ये वाला 1 है, अगर ये 60 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। बेटा ये जो मेरे पास -6 है, अगर ये 12 प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो जब भी बनेगा एंड इट विल बी व्हाट -72 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बेटा फिर जब ये 15 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 15 एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास ये इस तरह से सारे एक्स स्क्वायर के जो भी पॉसिबल कोफिशिएंट्स थे वो यहाँ पर बनकर आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने लास्ट स्टेप में बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम व्हाट 12 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और 15 एक्स स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा। -12 प्लस 15 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 एक्स स्क्वायर आ गया। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion where two further expansions were multiplying। so इसमें बेटा आपके पास क्या कोफिशिएंट हो रहा है? इसमें आपके पास कोफिशिएंट का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर के 3। तो अगेन आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ। देखो बेटा यहाँ पर ना तो जब भी कभी इस तरह लिखा हो कि दो ब्रैकेट्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो और आपने उनकी मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन में कोई कोफिशिएंट ढूंढना हो, तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा उस कोफिशिएंट तक जिसका उन्होंने कोफिशिएंट पूछा है।
ठीक है, उस कोफिशिएंट तक। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा था, मैंने दोनों को एक्स स्क्वायर तक कर लिया। फिर उसके बाद क्या था बेटा, अब आपने फिर पेयर बनाने, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, सारों को मल्टीप्लाई नहीं करना बट डायरेक्टली पेयर्स ढूंढ लेना जो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनते हो। तो आपके पास ये 3 एक्स स्क्वायर बन रहे थे, फिर आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। आपको कि जब कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन कहता था एक्सपेंशन सच दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपेंशंस, तो यहाँ पर alright जी, let's just start with this question now. The question says what? Find the first 3 terms in the ascending powers of x in the expansion of 1 plus 2x to the whole power of 5. क्या फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए बेटा? देखो अगर इसको आप एक्सपैंड करने वैसे भी जाते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास आती हैं बेटा वो 6 आती हैं, ठीक है, क्योंकि n+1 होता है, 5 इज n, 5 + 1 is 6। और बेटा जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होती है वो क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो ये मेरे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होती हैं। अब इस r में से मुझे कौन कौन से काम किए बेटा, फर्स्ट 3, तो ये वाले 3 काम किए, ठीक है, 0, 1, 2। अब बेटा देखो अगर 0 लगाता हूँ पहले तो इट विल बिकम व्हाट, 1 + 2x टू द पावर ऑफ 5 में इट इज़ गोइंग टू बी 5c0 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 5 - 0 इंटू 2x की पावर ऑफ 0। फिर इट इज़ गोइंग टू बी 5c1 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 5 - 1 इंटू 2x की पावर ऑफ 1 बेटा। देन इट इज़ गोइंग टू बी 5c2 इंटू 1 टू द पावर, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं है, 1 इंटू 5 - 2 इंटू 2x की पावर ऑफ 2। So it is going to be what, this is going to become 5c0 is 1, 1 to the power of 5 is also 1 and 2x to the power of 0 is 1। तो ये तो 1 आ गया बेटा। ये कितना हो जाएगा, it is going to be 5c1 is 5, तो 5 लिखा बेटा। 1 to the power of 4 is 1, तो it is, and then 2x to the power of 1 is 2x, so it is going to be 1 into 2x बेटा। उसके बाद 5c2 कितना होता है बेटा, 5c2 आपके पास बेटा 10 के बराबर होता है, तो 5c2 is going to be 10 and then this 1 to the power of 3 is going to be 1 and 2x to the power of 2 is going to be 4x square, तो it is going to be 4x square। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, this is going to be 1 plus 10x plus 40x square, ये इसकी एक्सपेंशन हो गई बेटा। Let's move on to the second question. Second part says what? Second part says as that कि अब इनको वापस से first 3 टाइम चाहिए in the ascending powers of x in the expansion of 1 minus 3x to the power of 4 बेटा। अब 3x टू द पावर ऑफ 4 की अगेन मुझे अगर चाहिए फर्स्ट 3 टर्म्स, तो आपको पहले तो ये बात समझ आना ज़रूरी है बेटा कि आपके पास इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसकी एक्सपेंशन में। देखो जी इसकी एक्सपेंशन में मेरे पास जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो बेटा 5 आती हैं। जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r होती हैं बेटा वो क्या क्या होती, r मेरे पास 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, एंड दैट इज़ ऑल, राइट। और जो मेरे काम के r हैं वो बेटा ये 0, 1 और 2 है। तो बेटा आ जाओ उसको जल्दी से एक्सपैंड करते हैं। इट विल बिकम व्हाट, 1 - 3x टू द पावर ऑफ 4, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 4c0 इंटू 1 इंटू -3x की पावर ऑफ, अच्छा ये तो 4 ही हो जाता, 4 - 0 0 हो जाता। फिर बेटा 4c1 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 4 - 1 इंटू -3x की पावर ऑफ 1 हो जाता। फिर बेटा क्या होता, 4c2 इंटू 1 इंटू 4 - 2 इंटू -3x की पावर ऑफ 2। अब देखो जी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4c0 बेटा क्या होता है, 4c0 मेरे पास होता है बेटा 1, 1 टू द पावर ऑफ 4 क्या होता है बेटा, वो भी 1 ही होता है, और बेटा 3x टू द पावर ऑफ 0 इज ऑल्सो 1 बेटा। 4c1 कितना होता है, 4c1 1 होता है, 1 टू द पावर ऑफ 3 1 होता है बेटा, -3x टू द पावर ऑफ 1 -3x होता है बेटा। 4c2 कितना होता है, 4c2 हमारे पास होता है 6, और बेटा 6 के ऊपर 6 मल्टीप्लाई 1 टू द पावर ऑफ 2 इज़ 1 एंड देन -3x स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, 9x स्क्वायर, पॉजिटिव 9 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बिकम व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 1 - 12x प्लस 54x स्क्वायर बेटा। ये मेरे पास सेकंड टर्म की एक्सपेंशन आ गई, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म की एक्सपेंशन है, ठीक है जी। द थर्ड पार्ट आई एम सॉल्विंग ऑन द नेक्स्ट पेज, रहना चाहिए स्क्वायर तक। तो ऑलराइट जी, लेट्स जस्ट रीड दिस पार्ट नाउ। इन दिस पार्ट व्हाट डज इट से, इट सेज दैट के hence find the coefficient of x square in the expansion of 1 plus 2x plus to the power of 5 into 1 plus -3x to the power of 4। तो यार देखो अगेन किसकी एक्सपेंशन, 2 ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन की बात हो रही है बेटा, इंडिविजुअल ब्रैकेट की बात नहीं हो रही। 2 ब्रैकेट की एक्सपेंशन में भाई साहब को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये मेरे पास टाइप 1 का सवाल है, क्योंकि टाइप 1 से इन दोनों की एक्सपेंशन नहीं, इन दोनों की एक्सपेंशन का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो एक्सपेंशन बनती है उसमें मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो बेटा ये करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको क्या स्टेप्स बताया था कि जब कभी भी इस तरह की एक्सपेंशन आ जाए कि वो दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट की एक्सपेंशन के प्रोडक्ट की एक्सपेंशन है, तो बेटा आपने क्या करना था कि एक हर ब्रैकेट को जो भी कोफिशिएंट चाहिए उस तक एक्सपैंड कर लो। तो बेटा जो भी कोफिशिएंट चाहिए, कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो इसको भी एक्स स्क्वायर तक, इसको भी एक्स स्क्वायर तक। तो बेटा अगर मैं 1 + 2x⁵ को एक्सपैंड करने जाता हूँ, बस क्या आ रहा था बेटा, इट वॉज 1 + 10x + 40x²। बेटा अगर मैं 1 - 3x⁴ को एक्सपैंड करने जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा था बेटा, मेरे पास आ रहा था 1 - 12x + 54x²। अब वो यही तो बोल रहा है कि आपने इन दोनों की एक्सपेंशन को जब आपने मल्टीप्लाई किया और जो एक्सपेंशन बन रही है उसमें उसको एक्स स्क्वायर चाहिए। तो बेटा आपने क्या, दोनों को एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड किया। अब आप इनकी जो एक्सपेंशन आ रही है उसको साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए रख दो, तो इट विल बिकम व्हाट, 1 + 10x + 40x² तक आ रही है बेटा पहले वाले की एक्स स्क्वायर तक की एक्सपेंशन। इसकी एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर तक की आ रही है। बेटा दूसरे वाले की एक्स स्क्वायर तक की एक्सपेंशन क्या आ रही है, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, 1 - 12x + 54x²। बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों की एक्सपेंशन को बेटा लिख दिया एक्स स्क्वायर तक। अब आपने इसको देखना है कि मल्टीप्लाई होके कौन कौन से पेयर एक्स स्क्वायर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ढूंढना है ना मल्टीप्लाई करके। अब आप देखो इसको एक्स स्क्वायर तक इंडिविजुअली दोनों को एक्सपैंड करके अब आप देखो मल्टीप्लाई करके कौन कौन सी चीज़ें एक्स स्क्वायर बनती हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मेरे पास ये और ये मल्टीप्लाई होके बनता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 54x²। फिर बेटा मेरे पास ये और ये भी मल्टीप्लाई होके बनता है, तो इट विल बी -120x²। फिर मेरे पास बेटा ये और ये भी मल्टीप्लाई होके बनता है, तो इट इज गोइंग टू बी 40x²। अब बेटा 54 - 120 मेरे पास क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग -66। -66 + 40 इज गोइंग टू बी -26x²। तो बेटा मेरे पास कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट इज द नंबर, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज गोइंग टू बी -26 एंड दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। Alright, G, let's just start with this question now. So in the question, what does it say? It says that find the first three terms in the expansion of 2 - x⁴ in the ascending powers of x. ठीक है जी, अब आपको इसको एक्सपैंड करना है बेटा इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x। अगेन असेंडिंग क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि देखो वेरिएबल जो है ना वो सेकंड टर्म में है, इसलिए जो है आपके पास असेंडिंग पावर्स लिखा है। अच्छा वैसे अगर इसकी एक्सपेंशन देखते बेटा तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 7 आ जाती हैं, और इसके जो आर हैं उनकी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आर कौन कौन से काम के हैं बेटा, हमारे पास ये 3 आर काम के हैं, 0 1 और 2 के हमें फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 2 - x⁴ इज गोइंग टू बी 60 इंटू 2 इंटू 6 - 0 इंटू -x⁴0। फिर क्या होता है बेटा, 61 इंटू 2 इंटू 6 - 1 इंटू -x⁴1। फिर क्या होता है 62 इंटू 2 इंटू 6 - 2 इंटू -x⁴2। अब देखो यार आपके पास अगर ये पहली वाली टर्म को आप लिखते तो इट वुड हैव बिकम व्हाट, 60 आपके पास बेटा 1 होता है, और 60 1 होने के साथ साथ आपके पास 2 to the power 6 64 होता है। तो 1 इंटू 64 इंटू -x⁴0 इज ऑल्सो 1। Then it is going to be 6 and 2 to the power of 5 is 32 and -x to the power of 1 is -x। फिर बेटा 62 मेरे पास होता है 15 इंटू 2 की पावर ऑफ 4 इज 16 एंड -x और -x के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता तो इट विल बिकम x²। सो इट इज गोइंग टू बी 64 + 32 इंटू 6 इज व्हाट, इट इज गोइंग एंड टू -x इज -192x एंड देन 15 इंटू 16 इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 240 x²। तो आपके पास 2 - x⁴ की एक्सपेंशन इस तरह की कोई चीज़ आ जाती, ठीक है जी। अब आपके पास लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट बेटा। इन द सेकंड पार्ट व्हाट डज इट से, इट सेज दैट given that the coefficient of x² in the expansion of 1 + 2x + ax² into 2 - x⁴6 is 48, find the value of constant a। बेटा हो क्या रहा है सवाल में, थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। देखिए हो ये रहा है कि आपके पास एक एक्सपेंशन है, कौन सी एक्सपेंशन है कि ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन 2 ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग, और उसकी एक्सपेंशन की बात हो रही है सिर्फ इंडिविजुअल ब्रैकेट्स की नहीं बल्कि 2 ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई होने की एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो बेटा 48 है। अब उन्होंने बोला ये, उन्होंने सवाल में एक अननोन दिया हुआ है और वो क्या है,
ए अननोन है, तो मुझे ये ए की वैल्यू ढूंढनी है बेटा। अब देखो बेटा, इसकी एक्सपेंशन में इसको अगर ये इन दो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना होता और उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढने का तरीका आपको पहले के 2 सवालों में बेटा सिखा दिया था। क्या सिखाया था कि अगर कभी भी इस तरह की एक्सपेंशन आ जाए जहाँ पे आपको दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट की एक्सपेंशन देखनी हो, तो ब्रैकेट्स हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी एक्सपेंशन बनानी है, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन है। तो बेटा आपने क्या करना होता था, आपने हर ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर तक खोलना होता था, जो भी मतलब बेसिकली कोफिशिएंट, जो भी जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट मांगा है उस वेरिएबल तक खोलना होता था। तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा है तो एक्स स्क्वायर तक खोलना होगा दोनों को। तो बेटा देखो, ये वाला तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपैंडेड है, अब ये वाले को मुझे एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूँ। तो बेटा अगर मुझे पता है कि 1 प्लस 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स होल पावर ऑफ 6 में को इसकी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब ये याद रखना, हमें ए ढूंढना है। बेटा देखो, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता कैसे, पहले एक को आपने एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड किया हुआ है, बस अब इसको एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड कर लो, जो आप फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हो वही आप यहाँ ला के लिख लो। सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 1 प्लस 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू 64 माइनस 192x प्लस 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अब आपने इनकी मतलब आप क्या करते हैं, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, आप बेसिकली पेयर्स ढूंढते हैं जो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो पेयर मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनता है ना, वो ये वाला है, इट वुड हैव बीन व्हाट 240 एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब बेटा फिर जो सेकंड पेयर है ना, वो कौन सा है, वो ये वाला और ये वाला है मल्टीप्लाई होके। तो ये बेटा क्या बनता है, ये मेरे पास 2 और अगर 192 मल्टीप्लाई होते हैं तो इट बिकम्स माइनस 192 है, तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स माइनस 384 एक्स स्क्वायर हो जाता। फिर बेटा आपके पास ये और ये बेटा, ये और 64 बेटा मल्टीप्लाई होते तो आपके पास क्या बनता बेटा, इट वुड हैव बीन 64 ए एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अभी देखो बेटा, आपके पास 240 और माइनस 384 बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकते हैं, एंड इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 64 ए एक्स स्क्वायर। अब देखो वो बेटा कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं ना, देखो उसने बोला है ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इनकी एक्सपेंशन में 48 है। दैट मीन्स कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स जस्ट द नंबर्स, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, वो ऐड सब्ट्रैक्ट होके किसके बराबर बन रहे हैं बेटा, 48 के बराबर बन रहे हैं। और हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहे हैं बेटा हमारे हिसाब से माइनस 144 प्लस 64 ए, एंड अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ 48। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, सही है, इनका आंसर बराबर है। तो बेटा यहाँ पे अननोन क्या हो गया, यहाँ पे ए मेरा अननोन हो गया। तो टू सॉल्व फॉर ए आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू टेक 144 ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी एडेड टू 48 एंड इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम समथिंग लाइक 192 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 64a is equals to 192 and a is going to be 192 upon 64 which means that it is going to be equals to 3। तो मेरे पास a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब देखो उसने क्या करा, उसने सेम दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन की बात करी, लेकिन अब उसने कोफिशिएंट ढूंढने की बजाय कोफिशिएंट बता दिया और बोला एक अननोन ढूंढ लो। तो दैट मीन्स यू कैन दे कैन आस्क, द कॉन्सेप्ट इज द सेम, द मेथड वाज सेम, but like they have asked a different thing now, so now that we'll have to interpret that on our own. Alright G, let's just start with this question now. The question says what, the first three terms in the expansion of 2x, अच्छा this is a 5 that we have skipped over here, this is basically a 5. Okay, so what does it say, it says that the product, find the first three terms in the expansion of 2x minus 3x the whole power of 5 in the descending powers of x। अब ये descending powers of x बोल रहा है, क्योंकि यार देखो अगर बेसिकली ना आप इधर, अच्छा है तो वेरिएबल बेसिकली दोनों में ही, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल जस्ट एंड अप इन द फर्स्ट वन, दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। हमें बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए। अब देखो आपके पास जो भी बेटा पहली टर्म्स आती हैं, इसकी जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ना, वो मेरे पास कितनी होती हैं, वो 6 हो जाती हैं। फिर n+1 होता है तो 5+1 हो जाता, तो 6 हो जाता। और r बेटा शुरू कहाँ से होते, r हमारे पास शुरू होते 0 1 2 3 4 और 5 तक जा रहे होते। अब याद रहे बेटा, मेरे पास ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है ना, मुझे इससे गरज है अभी, और बाकी किसी से कोई गरज नहीं है। r की वैल्यू 0 1 और 2 से मुझे इंटरेस्ट है, बाकी आई एम नॉट इवन worried about। So it is going to be what, 2x minus 3 over x की power of 5। इसको बेटा expand करना है, so it will start from what, 5c0 into 2x to the power of 5 minus 0 and then minus 3x to the power of 0। फिर बेटा दूसरा r क्या है, 1 है, तो it is going to be 5c1 into 2x की power of 5 minus 1 into minus 3 over x की power of 1
फिर बेटा क्या है 5c2 इंटू 2x की पावर ऑफ 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3x की पावर 3/x की पावर ऑफ 2। बेटा ये 3 टर्म्स बन गए। तो अब आपके पास क्या होता, नाउ इट वुड बिकम व्हाट, 5c0 इज 1, 2x to the power of 5 will become 32x to the power of 5, and minus 3 over x to the power of 0 is 1. 5c1 is 5 and 2x to the power of 4 is 16x to the power of 4 minus into minus 3 over x beta. Then this is going to be what, 5c2. 5c2 is 10. 10 into 2x to the power of 3 will become 8x cube beta, and then this is going to be 9x square. ठीक है जी. So this will be simplified to what, 32x की power of 5 प्लस 5 इंटू 16 होता है मेरे ख्याल में बेटा 80. 80 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 240 एक्स टू द पावर ऑफ 4 ओवर एक्स. फिर ये क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 10 इंटू 8 इज़ 80, 80 इंटू 9 इज़ 720 बेटा. 720 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा. Now it will be, can be simplified to x and x can cancel, so it will be 3, and this is x2 and x3 will cancel, so it will be 1. So beta it will be reduced to what, 32x to the power of 5 minus 240x cube plus 720x is going to be my final answer. तो बेटा ये इनकी फर्स्ट 3 टर्म्स की एक्सपेंशन आ गई. बेटा सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने वर्ड यूज़ किया हेंस का. हेंस का मैं आपको बताते हुए चलूँ बेटा, जब भी ए लेवल मैथ में आपके पास हेंस आ रहा होगा तो आपने हेंस का मतलब होता है प्रीवियस पार्ट की हेल्प से आपने सॉल्व करना है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. और इस पार्ट के हमेशा आपके पास कंसिडरेबली मार्क्स थोड़े से कम होते हैं. ठीक है, अब आपने देखा कि भाई हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, अगेन 2 ब्रैकेट्स बीइंग मल्टीप्लाइड. तो बेटा 2 ब्रैकेट्स बीइंग मल्टीप्लाइड की एक्सपेंशन में उनको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए. तो बेटा आपने क्या करना है, अभी आपने दोनों ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन का की प्रोडक्ट का में कोफिशिएंट मतलब ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 इन दोनों की ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन का इनको कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए. इनको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक की एक्सपेंशन में नहीं चाहिए, इनको दोनों ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन की जो प्रोडक्ट होगी, मतलब दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन की जो एक्सपेंशन है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्सपेंशन बनेगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए बेटा. तो अब आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू आर गोइंग टू, अब सेकेंड स्टेप क्या था कि जिस चीज़ का भी कोफिशिएंट चाहिए ना उनको उस तक एक्सपैंड कर लो. तो बेटा आपके पास अगर ये वाले ब्रैकेट को देखा जाए, अगर इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस ब्रैकेट डजंट नीड टू बी एक्सपैंडेड, इट इज़ ऑलरेडी एक्सपैंडेड, सो इट विल जस्ट बी रिटन लाइक वॉट एवर इट इज़, बिकॉज हम इसको एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, इसके पावर ऑफ 1 है. हाँ, इसकी अगर बात करो तो बेटा इसको हमने प्रीवियस पार्ट में एक्स तक देखो एक्सपैंड किया हुआ है, मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही चाहिए तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स तक एक्सपैंड किया हुआ है. तो दैट मीन्स वो बेटा एक्सपेंशन यहाँ पर आके मैंने लिख देनी है डायरेक्टली. अब फिर थर्ड स्टेप क्या था बेटा, थर्ड स्टेप में आपने करना ये था कि आपने पेयर्स बनाने थे ऐसे जो मल्टीप्लाई होके एक्स का कोफिशिएंट लाते हो. तो बेटा 1 और बेसिकली 720 मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 720x. फिर बेटा मेरे पास अगर ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 240 एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर विच मीन्स दैट इट कैन बी रिड्यूस टू एक्स, राइट. तो बेसिकली मेरे पास ये वाली चीज़ क्या बनेगी बेटा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कि आप अगर इस पर फोकस करो इट विल बी प्लस, सॉरी माइनस की साइन होगी क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट बेटा, दिस बीइंग मल्टीप्लाइड टू दिस, सो इट विल बी व्हाट, माइनस 2 into 240 is what, 580 I guess. 2 into 240 becomes 580 I guess. No, it becomes 2 into 240 is 480. Yeah, it is going to be 480 beta. So it will be minus 480 x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अगर उसका फर्दर सिंप्लीफाई करने जाओ तो इट विल बी जस्ट बी एक्स. और बाकी इसके अलावा यार कोई भी ऐसी चीज़ पेयर नहीं बनता जो मल्टीप्लाई हो के एक्स जिसका वेरिएबल एक्स हो. तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी वॉट, 720x माइनस 480x हो गया बेटा. अब देखो आपको तो कोफिशिएंट चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको. तो 720 माइनस 480 बिकम्स वॉट, इट बिकम्स 240 बेटा, 240x. तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है इस केस में बेटा वो कितना आ जाएगा, इट विल जस्ट बी 240. ठीक है जी. तो आपके पास कोफिशिएंट कितना आ गया बेटा, इट बिकम्स 240. ठीक है जी. So guys, that's all for type 1 questions. In the next video, I'll be starting with type 2 questions, and in the type 2 questions, we'll be looking at that what's so different about type 1 and type 2. तो type 1 क्या थी बेटा कि आपके पास सिंपल एक्सपेंशन हो और उसके साथ साथ अगर एक ऐसी एक्सपेंशन में वो कोफिशिएंट ढूंढने का बोले
जो एक्सपेंशन बेसिकली दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप 1 को डिफाइन करता था, ठीक है जी। ऑलराइट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।